भारत आदिवासी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रमेश मैडा और बीएपी सांसद राजकुमार रोत ने टीएसपी क्षेत्र में संवैधानिक आधार पर आरक्षण व्यवस्था लागू करने की मांग की और इसके साथ ही आदिवासी और दलितों के हितों पर कुठारघात का आरोप लगाते हुए भजनलाल सरकार पर निशाना साधा। बीएपी के दोनों नेताओं ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार आदिवासी क्षेत्र के हितों के साथ न्याय नहीं कर रही। वहीं सांसद राजकुमार रोत ने आदिवासी और दलितों के हितों पर कुठारघात के आरोप लगाते हुए राज्य सरकार पर निशाना साधा और कहा बीजेपी सरकार आदिवासियों को लेकर वोटों की राजनीति करती है, लेकिन काम और विकास को लेकर सरकार आदिवासी और दलितों के साथ भेदभाव कर रही है। क्योंकि हमें बहुत कम समय में भारत आदिवासी पार्टी को एक राज्य पार्टी का दर्जा मिला है। इसमें आप सभी का, आपके चैनलों का भी और इस क्षेत्र की जनता का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हम आप सबके और सारी जनता का आभारी हैं। पुनः सभी को बधाई देना चाहूंगा। आज भारत आदिवासी पार्टी के पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, इसका मुख्य वजह यह है कि वर्तमान के अंदर जिस तरह से डबल इंजन की सरकार फेल होती जा रही है, हम पूरे राजस्थान की बात करें या विशेषकर हम संसदीय क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा की बात करें, यहाँ पर जिस तरह से सरकार की जो योजना है जो गरीब तक पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंच पा रही है। भ्रष्टाचार इतना तेजी से बढ़ गया है यहाँ पर, और अधिकारी कर्मचारी लगाने में जिस तरह से भेदभाव हो रहा है और अधिकारी कर्मचारी लगाने में जो पैसों का खेल हो रहा है, उस वजह से वर्तमान समय के अंदर आम जनता योजनाओं का लाभ लेने के लिए तरस रही है। और किसी भी दफ्तर में जाएं, हर दफ्तर में बिना पैसे के काम नहीं हो रहा है। बहुत तेजी से भ्रष्टाचार बढ़ा है। इन समस्त मुद्दों को लेके आज पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। पहला मुद्दा हमारा यह है कि डूंगरपुर जिले के अंदर आज पुलिस विभाग के अंदर जिस तरह से भेदभाव किया जा रहा है, 16 से 17 थाने हैं और उसमें एकमात्र थानेदार एसटी का लगाया हुआ है, एकमात्र। 18 से 20 के आसपास चौकियां हैं। इन चौकियों में 3 से 4 चौकी प्रभारी एसटी के लगा रखे हैं, वो भी बिल्कुल ठंडे बस्ते वाली चौकियों पे। एक गृह विभाग हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के पास है और गृह विभाग के तहत इस तरह से आदेश हो रहे हैं। एक तरफ तो आके आदिवासियों के हित की बात करके जा रहे हैं, दूसरी तरफ आदिवासी अधिकारी कर्मचारियों को नहीं लगाने का डायरेक्शन देके जा रहे हैं। आदिवासी समुदाय या रिजर्व कैटेगरी या गरीब तबके का वोट तो चाहिए, लेकिन जब गरीब तबके का या आदिवासी या दलित कोई समुदाय से अधिकारी बन रहा है तो उसको थानेदार या चौकी इंचार्ज गृह विभाग में नहीं लगाया जा रहा है। इसके पीछे मेन रीजन ये है कि यहाँ पर कई अवैध धंधे चल रहे हैं। आपने पिछले कुछ समय में एक कांस्टेबल जो सरोदा में पोस्टेड है और सिमराड़ा लाइन पे खड़ा रह के वसूली कर रहा है। एक प्रकरण आया था, उसके अंदर दारू का कोई सप्लाई हो रहा था, उसके अंदर उसको रुक के उससे पैसे लिए, उससे दारू लूटा। ये सारी गतिविधियां हुई। मामला आप मीडिया ने भी उठाया था, लेकिन अभी तक ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। 2 महीने पहले कुआं थाना सर्कल के अंदर एक हेड कांस्टेबल ने जो पीड़ित था उसको प्रताड़ित करके उसके घर में दारू रुकवाया। आबकारी ने कार्रवाई की और उस पीड़ित ने बताया कि थानेदार हेड कांस्टेबल के कहने से मैंने मेरे घर में दारू रुकवाया। तो जिस तरह से पूरे इलाके में अवैध धंधे चल रहे हैं, अभी माइनिंग का जो सोमकामलांबा के अंदर टेंडर हुआ है, वहां मलबा निकालने के लिए, गहरा करने के लिए, और बजरी का बहुत अरबों करोड़ों रुपए का जो भ्रष्टाचार, जिस तरह से अवैध जो धंधा चलाया जा रहा है, तो ये जो सरकार मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं जीरो टॉलरेंस की, कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, और एक खुला ओपन जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, अधिकारी जो लग रहे हैं पैसों के दम पे लग रहे हैं। अब आदिवासी समुदाय या दलित पिछड़ा जो व्यक्ति जिनके पास पैसा नहीं है वो कहां थानेदार लगेगा? तो हम खुला आरोप लगाते हैं कि वर्तमान सरकार ने या आदिवासी समुदाय या दलित पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को, अधिकारियों को नजरअंदाज करने का काम किया है। सेकंड नंबर पे विकास की बात करते हैं। आप सबकी जानकारी में होगा कडना प्रोजेक्ट, और हमारे डूंगरपुर जिले के लिए सबसे बड़ा प्रोजेक्ट 886 करोड़ का पिछली सरकार में हमने सैंक्शन करवाया। उस प्रोजेक्ट का टेंडर हुआ, सरकार चेंज हुई और वर्तमान सरकार ने टेंडर हो गया, वर्क ऑर्डर नहीं दे रही। तो ये विकास विरोधी सरकार की तरह काम कर रही है।
ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट उन्होंने वर्तमान में रोक रखा है। तो जिस तरह से उन्होंने ये वर्तमान में जो माहौल बना रखा है और जो केंद्र सरकार में आज हम लोग डिमांड रखेंगे, जो हमारे रेलवे का प्रोजेक्ट 2012 से शुरू हुआ है लेकिन आज तक कोई इसका ठिकाना नहीं है। मैंने कई बार लोकसभा में इसकी बात को उठाया है, मंत्री जी ने ठंडे बस्ते वाला जवाब दिया है। उसको लेकर जरूरत पड़े आने वाले समय में हम लोग पुरजोर तरीके से आवाज उठाएंगे। और वंदे भारत का जो एक है, लेकिन हमारे डूंगरपुर जिला मुख्यालय है, यहां पर उन्होंने स्टेशन नहीं दिया है। तो जिस तरह से उनका इस इलाके के प्रति जो उनकी सोच है, तो उनको लेके हम लोग आने वाले समय में बड़ा जरूरत पड़े तो आंदोलन भी करेंगे। एक मुद्दा टीएडी विभाग का, टीएडी के हमारे मिनिस्टर यहां से हैं, लेकिन पिछले 2 से 3 महीने हो गए स्वच्छ परियोजना से द्वारा संचालित माँबाड़ी के अंदर पोषाहार नहीं मिल रहा है। मैं परसों ही 1-2 आंगनबाड़ी और जाके आया हूं, टीचर बैठा हुआ, कोई बच्चा नहीं आ रहा है। और शायद पूरे इलाके के अंदर 17,000 बच्चे माँबाड़ी के अंदर पढ़ रहे हैं। तो 17,000 बच्चों का भविष्य अंधकार में ले जाने का वर्तमान सरकार काम कर रही है। डूंगरपुर जिले के अंदर टीएडी द्वारा 60 से 65 छात्रावास संचालित है। इन छात्रावासों में 6,000 आदिवासी बच्चे वर्तमान में अध्ययन हैं, लेकिन उन तक भी जो सुविधा पहुंचनी चाहिए वो सुविधा नहीं पहुंच रही है। उन छात्रावासों के अंदर और आवासीय विद्यालय जो है उनके अंदर टीचर आज नहीं है, बच्चे जा रहे, कोर्स पूरा हुआ ही नहीं। हाल ही में भी राजस्थान के अंदर 31 जनवरी से राजस्थान विधानसभा चलेगी और इस बार हम लोग विधानसभा के अंदर जो अनुसूचित क्षेत्र है, शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, उसको लेकर हम लोग बात करने जाएंगे। जहां पर हम लोग सोचते हैं कि शिक्षा मजबूत होगी तो देश मजबूत होगा, शिक्षा मजबूत होगी तो समाज मजबूत होगा। ऐसे में आदिवासी इलाके के अंदर सरकारें आई गई लेकिन उनकी ओर ध्यान नहीं दिया गया। आज स्थिति यह है 80% पद व्याख्याताओं के खाली पड़े हैं और वरिष्ठ अध्यापकों के पद खाली पड़े हैं। जहां 20 लोग होने चाहिए एक विद्यालय के अंदर, वहां मात्र 8-9 लोग मिलेंगे। तो आखिर कैसे आदिवासी बच्चा पढ़ेगा, आगे आएगा? और ऐसे वक्त में सरकारें कई योजना बना रही, जो विद्यालय चल रहे थे उसको मर्ज करने की तर्ज पर ले जा रही है। तो हमारे आदिवासी बच्चों का भविष्य कहाँ जाएगा और किस तरीके से वो आगे बढ़ेगा? तो ये सोचने का विषय है। साथ साथ में मूलभूत भौतिक सुविधाएं जो होनी चाहिए। आज बारिश के समय सारी स्कूलों में छतों पे पानी टपकता मिलेगा, कमरे नहीं है बैठने के लिए, कई लोग पेड़ों के नीचे पढ़ाई करते हैं। तो ऐसे वक्त में इनका जो टैलेंट है वो बाहर कैसे आएगा? शिक्षा नहीं होगी तो आगे भारत का भविष्य कैसे रहेगा और ये समाज में बेहतर व्यक्तित्व कैसे बनेगा? साथ साथ में ये भी कहना चाहूंगा कि जो वर्तमान सरकार है चिकित्सा व्यवस्था में पूरी तरह से चरमरा गई है। आज की तारीख में जो लोग बेहतर कार्य करते हैं वो नहीं रहे और आज जो किसान पेट भरता है अन्न उगाकर, उस किसान को खाद की लाइन में घंटों लगना पड़ता है। सुबह टिफिन में रोटी लेकर एक खाद के कट्टे के लिए इतना बड़ा कालाबाजारी इस खाद के मामले में हुई, लेकिन सरकार अंधी बहरी गूंगी हो जाती है इस मामलों के अंदर और कोई भी ध्यान देने लायक और ध्यान नहीं देता है। तो आखिर किसान की ये पीड़ा, एक नौजवान की पीड़ा, शिक्षा के क्षेत्र में जो भविष्य है उनकी पीड़ा कौन सुनेगा? सरकार हमेशा हितैषी बनती है और कहती है आदिवासियों का वोट लेती है, लेकिन जब बारी आदिवासियों को देने की आती है तो मुंह मोड़ लेती है। तो हमारी ये पीड़ा है जो इस बार राजस्थान का सदन चलेगा तो पुरजोर तरीके से हम मांग रखेंगे। साथ में हमारे इलाके के अंदर आदिवासी क्षेत्र की भाषा, संस्कृति और रीति रिवाजों से जो लोग वाकिफ हैं, उन अधिकारियों ने बड़ी मेहनत से अधिकारी पद हासिल किया है, उन सबको अलग अलग विभागों में बाहर भेज दिया जाता है। वो अगर अपनी ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन बाहर से लोगों को यहाँ लाया जाता है और महंगी फीस भर के ट्रांसफर करा के हमारे क्षेत्र में आते हैं और यहाँ पर पैसा ऐड कर वापिस वहां जाते हैं उस इलाके के अंदर। आखिर ये कब तक और क्यों चलेगा? आखिर ये सरकार आदिवासियों के साथ में क्या सोचती है? क्या आदिवासियों के साथ में हीन भावनाएं रखती है? आखिर ये सरकार, भजनलाल सरकार, क्या आदिवासियों के विकास की बात करती है? आदिवासी क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की बात करेगी? अगर नहीं करती है तो इस बार जो राजस्थान विधानसभा का सदन चलेगा, हम लोग पुरजोर तरीके से इस बात का विरोध करेंगे। वो बात किसान की हो, नौजवान की हो, बात आम मजदूर की हो, वो बात किसी की भी हो, हम लोग पुरजोर तरीके से उस मांग को
इसके लिए तमाम मीडिया प्रभारी को मेरी ओर से खूब खूब धन्यवाद और आपका अमूल्य समय निकाल के यहाँ पे आए इसके लिए। आज जहाँ तक डबल इंजन की सरकार की बात करें, भाजपा की बात करें, आज मेरे टॉपिक जो मेरी पार्टी की तरफ से मिला गया है बिजली पे। आज गाँव में और ग्रामीण में बिजली के लिए काफी सारे किसान परेशान हैं। सही समय पे बिजली उपलब्ध नहीं होती है। आज वास्तविक किसानों को 6 घंटे से 7 घंटे बिजली आवश्यकता है, लेकिन इस जगह पे 1 घंटे 2 घंटे बड़ी मुश्किल से बिजली दी जाती है और उसमें भी कटौती की जाती है। और जहाँ पे आईएन और एसी को फोन करके हमारे द्वारा पूछा जाता है तो वो बताते हैं ऊपर से ही कटौती है और मेंटेनेंस हो रहा है। तो कहीं न कहीं मैं ये भाजपा सरकार को कहना चाह रहा हूँ कि इस पिछले 1 साल से बिजली को काफी सारी दिक्कतें आ रही है और कहीं न कहीं इससे किसान काफी परेशान है और विशेष करके गाँवों में किसान परेशान है। तो मैं यही चाहूंगा कि इसको बिजली को अंदर सुधार लिया जाए। और छात्रवृत्ति का मुद्दा विशेष करके चल रहा है। आज हमारे डूंगरपुर में 27 करोड़ के आसपास छात्रवृत्ति अभी बाकी है और कई सारे विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो एसटीसी बीएड कर रखी है और जो कॉलेज पढ़ाई करते हैं। कई सारे एसटीसी बीएड करने वाले पेरेंट्स, माता पिताओं ने ब्याज पे पैसे लेके उन्होंने अपनी फीस भरी है। ऐसी स्थिति में सरकार अभी तक उनकी सरकार की आंखें नहीं खुली है। तो कहीं न कहीं ये सरकार की मानसिकता ये बताती है कि इस क्षेत्र के अंदर जो बच्चे एक छात्रवृत्ति एक माध्यम है उनका पढ़ाई करने का, आगे बढ़ने का, वो कहीं कहीं छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। इस वजह से कई बच्चे ऐसे भी हैं जो रोजगार छात्रवृत्ति नहीं मिलने की वजह से उनको गुजरात है वहां जाना पड़ता है और बीच में ही पढ़ाई छूटती है। तो हम कहीं न कहीं इसका पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। इसके अलावा जो विद्यालय पिछली सरकार के अंदर जो क्रमोन्नत हुई, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हो गए जो माध्यमिक विद्यालय थे, लेकिन इस विद्यालयों के अंदर जो नियमानुसार जो पद स्वीकृत होने चाहिए थे व्याख्यातों के, वो पद अभी तक स्वीकृत नहीं हुए। इस वजह से भी कई सारे विद्यार्थियों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। पढ़ाई सही तरह से जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। यही मेरी बात थी।